present a book and a memento to our distinguished speaker of the day, Professor Ashwini Mahajir, as a token of gratitude. Moving along, I would like to introduce to you our esteemed speaker, Mr. Ashwini Mahajir, a renowned economist and policy influencer, teaches at the University of Delhi. He is a prolific author, columnist, and a co-convener in the Swadeshi Jagran Manch. His work focuses on Swadeshi economics, emphasizing equity and empowerment for the economically disadvantaged. He advocated for policy changes such as land acquisition, FDI, and RCEP withdrawal over 4 decades. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Now, I would like to invite Ms. Arushi Jain on the stage to felicitate our respected session chairperson, Dr. Meenu Rani, with a book and a memento. Dr. Meenu Rani is assistant professor in Dayal Singh College and Yuva Prince Yogika, a distant educator. Thank you, ma'am. Just a little housekeeping before we get started. Attendees are requested to keep their mobile phones on mute to avoid disturbances. And if you have any questions, you can ask at the end of the session, or you can raise your hands whenever the speaker allows you. We request your cooperation in conducting this event smoothly. And now, without further ado, I would request Mr. Ashwini Mahajir to enlighten us with his knowledgeable words on today's topic, leveraging youth for Bharat's economic growth. Let's give a huge round of applause to our session. आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बहन मीनू रानी जी। इस सभागार में उपस्थित प्राध्यापक बंधु भगिनी और डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस बात का बहुत हर्ष है यहाँ पर आकर कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और प्राध्यापक भी, वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर यह युवा के तत्वावधान में विभिन्न पैरेलल सेशंस भी चल रहे हैं। इस बात का भी को भी जानकर अत्यंत हर्ष हुआ। हम लोग कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और भारत को लोग हिंदुस्तान की जगह आजकल यंगिस्तान कहने लगे। तो ये यंगिस्तान क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? Before we go on to the leveraging the youth power for India's economic growth, Bharat's economic growth, let us first try to understand why our India is called Youngistan. आप सब लोग पढ़ते होंगे कि भारत में एक विशेष स्थिति आज आई और वो स्थिति ये है, इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कुछ समय पहले जब हम BA की पढ़ाई करते थे और उससे थोड़ा पहले भी, भारत में इकोनॉमिक्स के किसी विद्यार्थी को भारत की समस्याओं के बारे में लिखने के लिए कहा
प्रश्न पत्र लिखने के लिए कहा जाता था कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो हमारे विद्यार्थी लिखा करते थे, क्योंकि हम टीचर्स भी वही पढ़ाया करते थे कि भारत की समस्त समस्याओं का कारण जो है वो जनसंख्या है। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। इन पिछले 25-30 सालों में चाहे हमारे नीति निर्माता हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, चाहे आम समाज है, ये स्थिति बदली हुई है। और आज हमारे लोग ये नहीं कहते हैं कि भारत में जनसंख्या कोई समस्या है, ये कहते हैं कि जनसंख्या का सही उपयोग एक समस्या है, क्योंकि आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में मात्र एक बार आता है, और हम उस इतिहास के उन क्षणों में जी रहे हैं जब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे सामने है। हमें उसका उपयोग करने के लिए उत्साहित कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे युवाओं की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए हमें बार बार आगाह कर रहे हैं कि हम युवा हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा अगर युवा रहते हैं तो भारत में रहते हैं। तो इस बड़ी जनसंख्या जो युवाओं की है उसका उपयोग सही प्रकार से हो जाए, इस बात का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए मैं अपनी बात को यहां से शुरू कर रहा हूं। कहां से आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमें समझने की जरूरत है। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि डेमोग्राफी की एक सीक्वेंस होता है। जब देश बहुत या कोई अर्थव्यवस्था बहुत गरीब होती है, कोई बहुत अंडर डेवलप्ड होती है, तो वहां जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा होती है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि और उसके कारण उसके बीच का जो डिफरेंस, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, वो भी बहुत कम होता है। यानी बहुत कम बच्चे, भारत में भी ऐसी स्थिति थी कि 331 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते थे। आज ये स्थिति बदली है। आज हमारे मात्र 15 बच्चे ऐसे हैं 1000 में से, मात्र 15 बच्चे ऐसे हैं जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते, क्योंकि आज हमारी पिछले काफी लंबे समय के प्रयासों के कारण आज हमारी जो हमारी चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.5 तक पहुंच गई। ये लेटेस्ट यूएनडीपी का जो पिछले महीने जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके कारण जब हम हमारे जो बच्चे हैं, यानी हमारे एज ग्रुप में जो 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, जब इनकी डेथ रेट में कमी आती है तो धीरे धीरे हमारी युवा शक्ति लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसको हम डेमोग्राफिक पिरामिड कहते थे। आज वो डेमोग्राफिक टेम्पल बन रहा है, यानी बहुत कम बच्चे रहते हैं लेकिन युवा बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और बहुत लंबी हमारी आयु प्रत्याशा, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी आयु प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो मात्र 32 प्रति 1000 थी, आज 67 के ऊपर पहुंच रही है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिला है, सब राज्यों में एक जैसा नहीं है, लेकिन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिला है, सब कुछ राज्यों में तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अब समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन पूरे भारत में ये 2042 तक ही रहने वाला है। इसलिए चुनौती इस बात की है कि हम अपनी युवा शक्ति का भरपूर प्रयोग इस बीच में करें। मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि एक देश
देश भी गिना जाने लगा। अब प्रश्न ये है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कोई बाय फ्लूक था, बाय चांस था? ऐसा नहीं है। हमारे बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे अन्य अन्य प्रकार के जो हमारी जानकारियां आ रही हैं, उसके आधार पर यह पता चलता है कि हमारा देश वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्किटेक्चर की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और हर जीवन का किसी भी पक्ष आप देख लें, हर दृष्टि से भारत एक उन्नत अर्थव्यवस्था था, एक डेवलप्ड कंट्री था। क्योंकि उस समय कोई और डेवलप्ड कंट्री नहीं होता था, केवल भारत ही एकमात्र डेवलप्ड कंट्री था। केवल भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें दुनिया की 35% जीडीपी पैदा होती। आज भी हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि फला देश बहुत डेवलप्ड है, अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, चीन भी बहुत डेवलपमेंट की आगे बढ़ रहा है। तो मित्रों, आज भी कोई ऐसा देश नहीं है जो दुनिया की 35% जीडीपी पैदा करता है। किसी की जीडीपी दुनिया की 15% होगी, कहीं 18% होगी, लेकिन 35% आज तक किसी की नहीं, और इतिहास में नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हमारी जीडीपी 35% जो थी, was it by fluke? Was it by chance? Definitely not. अगर इतिहास खोल करके देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के व्यापारी दुनिया के बाजारों में जाया करते, अपना सामान अपने जहाजों में, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, अपने जहाजों में भर करके लेके जाया करते। और दुनिया का कोई देश जिसके पास जहाज रानी नहीं थी, उनके पास शिप्स नहीं थे। हमारे ही देश के जो व्यापारी थे, उन्हीं के पास वो जहाज होते थे, वो जहाजों में भर कर अपना साजो सामान लेकर के जाते थे, दुनिया के बाजारों में जाते थे और कहते थे कि हमारा सामान आप देखिए। और वहां के जो धनाढ्य लोग थे, वही उस सामान को खरीद सकते थे। उतना सोना नहीं है जितना हमारी माताओं और बहनों के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंतरराष्ट्रीय जो आंकड़े हैं, कितना सोना किस देश के पास है। और ये उसके बाद है कि कई आक्रांता आए, यहाँ से सोना चांदी लूट करके ले गए कई, और उसके बाद कई ऐसे आक्रांता भी आए जिन्होंने इस देश को सिस्टमैटिकली लूटा, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और उस ड्रेन ऑफ वेल्थ में भी हमारा बहुत सा सोना चला गया, उसके बावजूद भी वो सोना नहीं ले पाए जो हमारे घरों में है, हमारी माताओं और बहनों के पास। मित्रों, एक ऐसा देश जो दुनिया का सिरमौर देश होता था, एक ऐसा देश जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, तो क्या ऐसा देश कोई गरीब देश हो सकता है? उसमें कोई गरीबी हो सकती है? संभव नहीं था। लेकिन ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से हमारे देश को गुलाम बनाया गया, उसके बाद अपने देश को गरीब बनाया। एक ऐसा देश जिसमें सब लोग पढ़े लिखे होते थे, उसको अनपढ़ देश बना दिया। एक ऐसा देश जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री होती थी, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। ऐसा देश जो कृषि से उत्तम चीजें पैदा तो करता था, लेकिन कृषि एक बड़ा व्यवसाय नहीं था, ज्यादा बड़ा व्यवसाय इंडस्ट्री होती थी, लेकिन हमारे देश को कृषि प्रधान देश बना दिया गया। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब हुआ जब हमारे देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने जिन युवाओं के आधार पर भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था, उन्हीं युवाओं को नकारते हुए उस सरकार ने ये कहा कि हमारे देश के युवा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा देश का प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये हर सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकता है, हमारे देश का युवा कुछ नहीं कर सकता है, हमारे देश के ग्रामीण तो अपराधी हैं। मैं नहीं कहता, नेहरू जी के शब्द हैं, अपराधी हैं। बाय
नेचर अपराधी हैं, इसलिए इनसे कोई अपेक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, ऐसा उस समय कहा गया। और उस सरकार ने क्या किया? हमारे देश में जो कृषि थी उसको और नीचे लेकर के चले गए। 1965 में हमने देखा हमारे देश को, एक कृषि प्रधान देश को, अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़े कि हाँ हमें अन्न चाहिए, आप हमें अन्न दीजिए। शिफ्ट टू माउथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट गढ़ दिया गया जिसने हमारे देश के लोगों को शर्म में गाड़ दिया। ऐसी सरकारें हमारे देश में आई जिन्होंने इस देश के युवा पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद 1980 के बाद, ये मैं नेहरू काल की बात कर रहा हूं, 1950 से लेकर 1965 तक, 1965 से लेकर 1980 तक का इंदिरा काल रहा, उसमें और ज्यादा गिरावट आई। हर चीज में लाइसेंस कोटा राज लगा दिया। आपको कोई उद्योग खोलना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं मित्रों आपको जिस बात से अवगत कराना चाहता हूं उससे समझ में आएगा कि क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। एक ऐसा कालखंड आया कि जिसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहता था कि हमें कार बनाने दीजिए। टाटा ने कहा कि हम एक और कार बनाना चाहते हैं, एम्बेसडर और फिएट से ज्यादा बेहतर कार बना देंगे। नहीं, आप कार नहीं बना सकते, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने यहाँ गुरु फिल्म देखी है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। थोड़े से लोगों ने देखी है, लेकिन जिन्होंने देखी है बाकियों को जरूर बता दीजिएगा कि गुरु फिल्म में नायक के ऊपर एक मुकदमा चलता है। मुकदमा क्या है? वो मुकदमा ये है कि नायक ने, जो ऐसा कहा जाता है कि ये धीरूभाई अंबानी पर फिल्म बनी है, नायक ने एक मशीन का लाइसेंस लेने के बाद 7 मशीन लगा दी। एक उत्पादन करने के लिए एक लाइसेंस के बाद उससे 7-8 गुना 10 गुना ज्यादा उत्पादन कर दिया, तो उस पर मुकदमा चलता है। क्यों ना आपको जेल में डाल दिया जाए, क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना किया जाए। ये सब आप लोगों ने गुरु फिल्म में देखा है। ये उस समय के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 का एक छोटा सा पन्ना है जिस पर यह लिखा है कि अगर आपको कोई उद्योग खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आपने लाइसेंस क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, आप लाइसेंस कैपेसिटी से ज्यादा आपने मशीन लगा दी, तो आपके ऊपर इतने साल की कैद और इतना जुर्माना, इतने 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। मित्रों, जहां उत्पादन करने पर जुर्माना लगता हो, जहां ज्यादा मशीन लगाने पर, ज्यादा उद्योग लगाने पर जेल होती हो, उस देश में युवा क्या कर सकता है? उसके बाद 1990 आ गया। 1990 में वही पार्टी थी, वही सरकार थी, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई कि हमने निजी क्षेत्र की उपेक्षा कर दी। अब हम निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे नहीं खोले, हमारे युवाओं के लिए दरवाजे नहीं खोले। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए, आयातों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए, और कहा कि हम अब खुले तौर पर सारी दुनिया से आयात करेंगे। और कहा कि हमारे युवा तो अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और एक ही रास्ता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, वो यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करेंगी, अपना पैसा लगाएंगी, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, तभी इस देश का विकास हो सकता है। हमने तब भी अपने देश के युवाओं पर विश्वास नहीं किया, और हमने उसका अंजाम देख लिया। 1990-91 में अर्थशास्त्र का विद्यार्थियों आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि 1990 में हमारे देश में तब भी इन तमाम कमियों के बावजूद, इन तमाम बंदिशों के बावजूद हमारे उद्योग चलते रहे, क्योंकि हमारे देश के युवाओं में एक एंटरप्रेन्योरशिप है जिसको कोई रोक नहीं
सकता है, लेकिन बाहर से आने वाले आयातों के दरवाजे खोल दिए गए, चीन से सामान आने दिया गया और आज हम देखते हैं एक ऐसी स्थिति पे हम पहुंच गए 2018-19 तक कि जहां 20% जीडीपी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आती थी 1990-91 में, वो 16% रह गई 2018-19 तक। मित्रों, ये सोचने का विषय है कि एक देश जहां हमारे युवा पूरी दुनिया में जाकर अपना डंका बजा रहे हैं। अगर आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं विंडोज। विंडोज के निर्माता भारत के ही युवा थे। अगर नासा पर बहुत दम्भ भरता है अमेरिका कि हमारी बहुत बड़ी मित्रों, नासा पर बहुत दम भरता है अमेरिका, और अगर भारत के वैज्ञानिक वहां से निकल जाएं, क्योंकि 70% वैज्ञानिक भारत के हैं, तो नासा के ऊपर ताला लग जाएगा। मित्रों, एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत का युवा चाहे किसी क्षेत्र में हो, हर जगह एक उत्तम अपना स्थान बना करके रखे हुए हैं। और वो केवल दुनिया भर में नहीं है। जैसे ही हमें अवसर मिला, आपको मालूम है कि कोविड में क्या हुआ था। कोविड में एक ऐसी स्थिति बन गई कि हम सब कुछ चीन से मंगा रहे थे, और हुआ ये कि बीमारी भी चीन से ही आ गई थी। सारी दुनिया में चीन से जो बीमारी आई उसका असर ये हुआ कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए थे, फेस मास्क चाहिए थे, पीपीई किट्स चाहिए थी, लेकिन वो तो हमारे पास थी नहीं। तो क्या किया जाए? 2020 में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि आज हमारे देश के युवा ही हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। आज हमारे देश के उद्यमी ही हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। आज हमारे देश की अपनी ताकत ही अपने देश को बचा सकती है, कोई दुनिया से आकर के बचाने वाला नहीं है। और हमने एक नारा दिया, एक नाम दिया, आत्मनिर्भर भारत। आज आत्मनिर्भर भारत ने एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है। अब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग बार बार युवाओं के एक बारे में इतनी बात करते हैं कि हमारे युवाओं ने ये कर दिया था, हमारे युवाओं ने वो कर दिया था, हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ है। ऐसी बात क्या है कि भारत के युवाओं में कि वो ऐसा कर पाते? मित्रों, भारत की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। वो देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि एक हिमालय पर्वत है, और उस हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत जितना हमारा दिखाई देता है उतना चीन का भी दिखाई देता है, लेकिन वो चीन का केवल दिखाई देता है। भारत, वहाँ हिमालय पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं, वो नदियां अपने साथ जो मृदा लेकर के आती हैं, वो मृदा पूरे भारतवर्ष में जो फैल जाती है, जो हमें सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा के ऊपर जो अन्न उगता है, उस अन्न को हम खाते हैं। इसके लिए हमारा दिमाग तीक्ष्ण होता है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैं केवल भारतीय हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं स्वदेशी जागरण मंच से आता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। ये वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट है। आप कहीं पर चले जाइए, अमेरिका में हमारे युवा बहुत चाहते हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अगर जीआरई का स्कोर भारतीयों के लिए 1200 रखा होता है तो उनके लिए 800 रखा होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे युवाओं में इतना दम नहीं है कि वो भारतीयों के साथ कहीं कंपटीशन कर सके। मित्रों, ये भारत है, ये भारत का युवा है। और हमने जब एक बार एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत के आधार पर देश को आगे बढ़ाना है, उस समय
हम पीपी किट्स विदेशों से मंगाते थे, फेस मास्क विदेशों से मंगाते थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स विदेशों से मंगाते थे। और हमारे एक मंत्री ने कहा कि हमारे पास 5G का कोई विकल्प ही नहीं है, हमें हुआवे से ही मंगाना पड़ेगा। हमारे ही मंत्रियों ने कहा कि हमारे पास सोलर पैनल का कोई विकल्प नहीं है, हमें चीन से ही मंगाना पड़ेगा। हमारे ही लोगों ने कहा कि हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं है, हमें विदेशों से मंगाने पड़ेंगे। आज भारत खिलौने भी नहीं है, हमें खिलौने भी विदेशों से मंगाने पड़ेंगे। आज भारत खिलौनों का निर्यात लगातार बढ़ाता जा रहा है। हमारे देश का में सोलर पैनल्स का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और 5G हुआवे को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और 5G आई आज समय हमारे पूरे देश में हमारे मोबाइल सिस्टम को चलाने का काम कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम होकर के आए अभी कुछ साल पहले चंद्रमा पर, लेकिन साथ ही वो हमारे सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि वो सब फेक था। उन्होंने अपनी फेकरी के लिए 164 अरब डॉलर खर्च किए और हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हमारे युवाओं ने मात्र 615 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 615 करोड़ पता कितने होते हैं? हमारे यहाँ 20 किलोमीटर सड़क बनती है 4 लेन, उसमें 615 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उस 615 करोड़ रुपए में हमने दुनिया में डंका बजा करके कहा कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के उस भाग में जाकर के स्थापित हो गया है जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंचा। हम हर चीज सस्ते में कर सकते हैं, अच्छे में कर सकते हैं। आप कहीं दुनिया में चले जाइए और उनसे कहिए कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, उनके पसीने निकल जाएंगे। आजकल हमारे भिखारी भी ऑनलाइन भीख लेते हैं। 40% दुनिया का ऑनलाइन लेन देन भारत में होता है। 40%। हमारी जनसंख्या 17% है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स में हम 40% पेमेंट्स ऑनलाइन हम करते हैं। और यही नहीं है, केवल मैंने अभी आपको इसके बारे में बता रहा था, स्पेस के बारे में। स्पेस में, अंतरिक्ष में हमारा स्थान कितना ऊंचा हो गया है। नासा में जाते थे हमने भी एक बार अपना, आपको याद होगा एक हमने भी अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करवाया था। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट हमने स्थापित करवाया था। उस समय हमने नासा से नमस्ते की थी कि भैया आप हमें हमारा स्थापित कर दीजिए। आज नासा हमें रिक्वेस्ट करता है कि हमारे अंतरिक्ष यान हम महंगे में भेज पाते हैं, आप हमारे इसरो वाले लोग भी बड़े महान। उन्होंने PSLV बनाया। PSLV बनाकर कहा कि 150 करोड़ रुपए में हमारा PSLV की यात्रा हो जाती है। उन्होंने कहा कि चलो एक छोड़ करके देखते हैं, सोचा कि 2 छोड़ करके देखते हैं, 2 छोड़ सकते हैं तो 4 क्यों नहीं, 4 छोड़ सकते हैं तो 8 क्यों नहीं, अगर 8 छोड़ सकते हैं तो 104 क्यों नहीं छोड़ सकते। हमने एक ही बार में 104 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करके एक इतिहास रचा। तो ये सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि औद्योगिक क्रांति जो की थी वो तो इंग्लैंड ने की थी। सब लोग जानते हैं, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई और भारत उसमें मिस कर गया। वी मिस द बस। उसमें स्टीम इंजन बना था और उसके बाद औद्योगिक क्रांति 2 हो गई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से हमने परिचालन करना शुरू किया। वी मिस दैट बस आल्सो, क्योंकि मैंने अभी
जो आपसे निवेदन किया कि हमारी सरकारें हमें फेल करती रही। पहले हमारी विदेशी सरकार, उसने तो फेल करना ही था, हमारी अपनी देसी सरकार ने भी हमें फेल कर दिया, हमारे युवाओं को फेल कर दिया। फिर तीसरी औद्योगिक क्रांति आई जो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। We missed that bus also because we missed the bus of IT products. केवल हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने हमें कुछ बचा लिया, लेकिन आज औद्योगिक क्रांति 4 का जमाना है। वो औद्योगिक क्रांति 4 स्पेस टेक्नोलॉजी पर चलती है। वो औद्योगिक क्रांति 4 AI पर चलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो औद्योगिक क्रांति 4 ड्रोन्स पर चलती है। वो औद्योगिक क्रांति 4 पेमेंट सिस्टम पर चलती है। वो औद्योगिक क्रांति 4 हमारे 5G आई के आधार पर चलती है। और अगर आप इनमें से कोई एक उठा करके देख लीजिए कि भारत दुनिया में इन सभी क्षेत्रों में दुनिया के आगे की पंक्ति में खड़ा है, आगे की पंक्ति में खड़ा है। पेमेंट सिस्टम में देख लीजिए, फ्रांस हमें कह रहा है कि हमें अपना यूपीआई दे दीजिए। यूरोपीय देश हमें कह रहे हैं कि अपना यूपीआई हमें दे दीजिए, हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, जियोपॉलिटिक्स में हम हमेशा लोगों के सामने नतमस्तक रहते हैं। अमेरिका बहुत महान देश है, अमेरिका दुनिया का दादा है, अमेरिका ये कर सकता है, अमेरिका वो कर सकता है। हमें अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए और हमें चीन को भी नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, चीन इज अ ड्रैगन, चाइना इज ड्रैगन, वी शुड नॉट टच इट। ये हमारी सरकारें कहती हैं। एक बात तो ये हो गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे महामहिम मनमोहन सिंह जी, एक दिन चीन के राजदूत ने, हमारे चीन की सरकार ने हमारे राजदूत को फोन करके कहा, आपके प्रधानमंत्री हमारी सरजमीन पर अरुणाचल में आ रहे हैं, आप उनको फोन करके बताइए कि नहीं आना है वहां। और हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था वो देश में। आज हम चीन से आंख मिला करके बात करते हैं, चीन को 1 इंच भी अपने देश में आने की इजाजत नहीं देते हैं। और अब हमने चीन की कंपनियों को भी यहां से दफा कर दिया। एक बार कहते थे कि टिकटॉक को कोई बंद नहीं कर सकता, स्वदेशी जागरण मंच ने एक बयान दिया था, टिकटॉक बैन हो गई थी। $100 बिलियन की कंपनी $0 बिलियन पर आकर के यहाँ खड़ी हो गई। कहा कि हमारी कंपनियां हम आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, हमने चीन की कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में बैन कर दिया। चीन की कंपनियां आएंगी, यहाँ पर निवेश करेंगी, हमने उनके निवेश को बंद कर दिया। अमेरिका ने हमें कहा कि अगर आप रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश करोगे तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपके पेमेंट सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। हमने कहा कि आपके पेमेंट सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास यूपीआई है, हमारे पास रुपए है, हमारा नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, हमें आपके पेमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं। मित्रों, वो आधार बना। आज अमेरिका में अगर जितनी इन्फ्लेशन है उससे आधी इन्फ्लेशन भारत में है, जितनी इंग्लैंड में इन्फ्लेशन है, जिन्होंने कभी इन्फ्लेशन का नाम नहीं सुना था। आप सब लोग, आप युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास में अमेरिका, यूरोप, इन देशों ने बहुत सालों तक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई का नाम नहीं सुना था। आज वो उस इन्फ्लेशन के चंगुल में इस प्रकार से फंसे हुए हैं। भारत में इन्फ्लेशन का रेट उनसे आधा है। हम अपने लोगों को सस्ता सामान दे पा रहे हैं, उनके देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं इस समय धराशायी हो रही हैं। इसी कारण से कि वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है। वो इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो तो रूस से सामान नहीं खरीद सकते हैं, वो रूस से ऑयल नहीं खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। और केवल हम रूस से ऑयल ही नहीं खरीदते हैं, हम उनको वो डॉलर में भी पेमेंट नहीं करते, हम उनको रुपयों में। आज देश दुनिया में लगभग 20 देश
देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है कि हम आपको डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको रुपयों में पेमेंट करेंगे। दुनिया भर में एक नाम चलने लगा है जिसका नाम है डॉलराइजेशन। एक नाम चलने लगा है डीग्लोबलाइजेशन। भारत ने इस बात के लिए ये आवाज उठाई है कि हम अपने देश में अपने आप को आत्मनिर्भर करके दिखाएंगे, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो टेलीकॉम्स का सामान हो, चाहे वो हमारे केमिकल्स हो, कुछ भी होगा हम बनाएंगे। हमें दुनिया पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय पहले तक अगर सोलर पैनल खरीदने जाते थे तो एक ही नाम आता था कि केवल चीन से ही सोलर पैनल आते हैं। आजकल हमारे विक्रम भी बनाते हैं, अडानी भी बनाते हैं, दूसरे लोग भी। मित्रों, एक जमाना था कि हमारे घरों में केवल चाइनीज खिलौने ही आया करते थे। आज हमारे देश के बने हुए खिलौने केवल भारत में ही इस्तेमाल नहीं होते, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आज हमारे एआई पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। मित्रों, ये सदी भारत की सदी, ये शताब्दी भारत की शताब्दी, ये समय भारत का समय है। और इस समय में अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा करके काम करना शुरू कर देंगे, हमारे युवा जो सरकारी नीतियों के अभाव में मात्र 100-200 ही स्टार्टअप चलाया करते थे, आज हमारे स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। और उनमें से यूनिकॉर्न्स की संख्या 107 पहुंच गई है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन से ज्यादा के स्टार्टअप। कुछ समय पहले तक आपको ध्यान होगा कि आपको जो लैपटॉप से बड़े महंगे हो गए थे। हमने कहा हमें बाहर से लैपटॉप लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने लैपटॉप खुद बनाएंगे। हमने बैन लगाना शुरू किया। जैसे ही हमने बैन लगाना शुरू किया, विदेशी कंपनियां जो बाहर से लेकर के आती थी उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पर बनाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो लैपटॉप आप 65,000 रुपए का खरीद रहे थे, वो अगले 2 सालों में 20,000 रुपए तक आप खरीदोगे। भारत दुनिया में सबसे सस्ते साजो सामान बनाने में सक्षम है। मित्रों, ये हमारे युवाओं की भूमिका है। हमारे युवाओं ने कहीं रुकना नहीं है। हमारे पास इतना दिमाग है कि हम रोज नए आइडियाज के साथ चलते हैं। हर एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप नहीं कहते हैं। हर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप नहीं कहते हैं। हमारे देश में लगातार हमारे स्टार्टअप बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सामने आ रहे हैं और हमारे देश को और बेहतर, उससे भी बेहतर और उससे भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक भारत 10वें स्थान पर हुआ करता था, आजकल 5वें स्थान पर है। और कहा जा रहा है कि बहुत 3-4 साल आगे की बात है, हम 30वें स्थान पर पहुंचने वाले हैं। और बहुत कम समय में हमारा देश $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल $10 ट्रिलियन पर नहीं है, हमारा ध्यान है हमारे देश के जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। मित्रों, मैं अंतिम बात आपके समक्ष रखते हुए अपना विषय यहाँ समाप्त करूंगा कि मात्र 5 साल पहले 2015-16 में जब डाटा इकट्ठा किया गया, 2015-16 में हमारे देश में गरीबों की संख्या 37 करोड़ थी, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पीड़ित थी। 37 करोड़। और उस समय हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था वो 0.160 था। मात्र 5 सालों में हमने 3 करोड़ घर बनाए।
जो लोग कच्चे घरों में रहते थे वो अपने पक्के घरों में चले गए। इन 5 सालों में हर घर में पीने का पानी पहुंचा, मात्र 2-3% बच गए। लगभग हर घर में शौचालय बन गया, लगभग हर घर में बिजली पहुंच गई, लगभग हमारी हर बहन को एक, जो गरीब बहनें थी उनको मुफ्त में सिलेंडर मिल गया। कहा कि सिलेंडर तो मिल गया, इनके पास पैसे नहीं है भरवाने के लिए, पैसे भी कम कर दिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जब पैसे कम भी नहीं किए थे तब भी 3.5 सिलेंडर हर बहन खरीद रही थी ऑन एन एवरेज। मित्रों, आज हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज just 0.069, which is just 1/3 of the poor population of the world. आप समझ लीजिए, जितने गरीब देश हैं उनको सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो उनका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज 0.202। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ये आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में हालिया जो रिपोर्ट है अभी सितंबर में आई है उसको पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि दुनिया भर का जो 0.202 है और हमारा इंडेक्स इज ओनली 0.069। हम दुनिया में गरीबी में 1/3 रह गए हैं। यानी आगे आने वाले समय में अगर 10 साल का समय और मिला तो हमारे देश में गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा और भारत एक डेवलप्ड कंट्री $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के दिखाएगा। धन्यवाद। Such an enriching session. Now I would request the session chairperson, Ms. Dr. Neenu Rani, for presenting the concluding remarks on the session. First of all, thank you so much, sir. Such a wonderful session. आज के टाइम में आपने बताया किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस माइंडसेट हमने रेडी कर रखा है कि हमें बाहर जाना है, बाहर की कंपनीज में ही जॉब करनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारी धारणा को अब तोड़ना होगा। समस्या को पहचाना कि जनसंख्या हमारी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उस जनसंख्या का सही इस्तेमाल हमारी प्रॉब्लम है, उसका समाधान करना है। तो उसके लिए मोदी जी ने कहा कि मेरे देश में मेरा देश हर चीज़ में आगे होगा, और वो हो भी रहा है। हम देख रहे हैं चंद्रयान हमारे पास है, हम UPI में हम आगे हैं। ऐसे और खिलौनों के लिए आपने बताया कि जहां हम चाइना से बने हुए खिलौने खरीदते थे, आज हमारा देश निर्यात कर रहा है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बातें कही कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या वो अपने आप करेंगे? तो आज तक किसी भी सरकार ने हमारे युवाओं पर विश्वास नहीं किया। तो आज इस समय पर हमें ऐसे प्रतिनिधित्व मिले हैं कि उसने हमारे युवाओं पर विश्वास किया। तो अब हमें जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए युवाओं का ही योगदान चाहिए। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि हम बाहर जाकर सेटल होंगे तभी हम अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, हम दूसरी कंपनी में ही काम करेंगे। अब एक विजन है कि स्टार्टअप करना है, उसके लिए सारी चीज़ें जो सर ने बताई उन फील्ड्स में हमें करना है। जो चीज़ें हमारी, जिन चीज़ों के लिए हम दूसरी चाइना पर डिपेंडेंट हैं, जिन चीज़ों के लिए हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, तो वो चीज़ें अब हमें अपने देश में लानी है। वो स्कोप है हमारे पास, तो उन चीज़ों में ही हमें काम करना है। और आज हम देख ही रहे, हमारा देश एक एजुकेशन में हम सोचते थे कि कभी सोने की चिड़िया कहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हमारा देश कितना गरीब बन गया, और हम बोलते हैं कि भारत एक गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन अब इस माइंडसेट को अलग करना है और इस नई धारणा को अपने माइंड में सेट करना है कि अब भारत एक गरीब कंट्री नहीं है, भारत विकसित हो रहा है। और आने वाले टाइम में अगले 2-3 साल, सर ने बताया, एक
युवाओं पर विश्वास किया। और थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी बातें आज आपने हमारे युवाओं के सामने रखी, क्योंकि इनका ये जानना बहुत ज़रूरी है हम किस फील्ड में आगे, हमारी अचीवमेंट्स क्या है। अगर हमारे देश के युवा अगर यूपीआई ऐसे स्टार्टअप्स हमारे देश में आ सकते हैं, तो आने वाले टाइम में भी और स्टार्टअप हमारे देश में आ सकते हैं, और वो करने वाले यही युवा हैं। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आज के स्पीकर का धन्यवाद करना चाहूँगी, ऑडियंस और इस व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, पूछो आप बच्चे, साथ में आ जाओ। आपने अपना नाम तो बताया, आप रिपीट कर दीजिए, क्या नाम बताया आपने? आ जाओ। मेरा सर से यही सवाल है कि जैसा सर ने हमें जितने भी उदाहरण दिए सब एक राजनीतिक दल के हैं। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही तरीके या एक ही विचारधारा से विकास हो सकता है या अलग अलग विचारधारा वास्तव में मैं इस प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने शुरू से ही एक्सपोजिशन में आपको बताया, तो मैं आपको इसको थोड़ा और खोल करके बताऊं। दुनिया में इस समय दो प्रकार के विचार चलते रहे। एक विचार था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही सब समाधान हो सकते हैं, क्योंकि पूंजीवाद से निर्माण होता है, नए नए उद्योग खुलते हैं, लोगों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, निजी उद्यम भी बढ़ते हैं। दूसरी सोच समाजवादी सोच रही। वो सोच थी रूस की और दूसरे एक समाजवादी देशों की। हमने देखा कि पूंजीवाद की अपनी समस्याएं हैं। अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका एक बहुत अमीर देश है, लेकिन वहाँ भी असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं और हर कोई देश अमेरिका बन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक इतिहास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का हाल हमने देख लिया। आजकल ना समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से होती है, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आजकल दो प्रकार के विचार और चल रहे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक विचार है हमारे भारतीय मूल के ही जगदीश भागवती, प्रोफेसर जगदीश भागवती जी। उनका कहना है कि ग्रोथ एंड ग्रोथ, वी शुड नॉट इन एनी वे इनहिबिट ग्रोथ। उसको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रोथ हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, तो सबको फायदा हो जाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट विल टेक प्लेस, बट दैट हैज नॉट टेकन प्लेस। वी हैव सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड कि अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होता चला गया, ट्रिकल डाउन नेवर हैपेंड। इस बीच में एक और अर्थशास्त्री आए, उनको तो नोबेल प्राइज भी मिली, उनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन। वो
पानी दे दीजिए, किसी को अगर रोजगार नहीं है तो उसको मनरेगा में पैसे दे दीजिए, किसी की आमदनी कम है तो उसको मिनिमम सपोर्ट इनकम दे दीजिए। लेकिन ये दोनों रास्ते नहीं चल सकते। अगर आप लोगों को फ्री बांटेंगे तो वो अक्षम हो जाएंगे। तो अपने देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की, एक ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें हम ना तो फ्री में बांटें और ना ही उनको इतना शोषण करें कि जिससे अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए। इसलिए एक ही रास्ता ठीक है, वो तीसरा रास्ता है। मैं यहां पर रेखांकित करके कहना चाहता हूं, वो तीसरा रास्ता हमारा रास्ता, वो किसी राजनीतिक दल का रास्ता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच का रास्ता है। वो दीनदयाल जी का रास्ता है, वो दत्तोपंत ठेंगड़ी का रास्ता, और वो रास्ता ये है। अगर किसी को पढ़ना हो तो तीसरा रास्ता नाम की किताब है, थर्ड वे, आप जरूर पढ़िए। वो रास्ता ये है कि हम हर युवा को, हम अपने हर नागरिक को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपने बच्चों की फीस भर सके, अपने लिए बिजली का बिल भर सके, अपने घर के लिए पानी का बिल भर सके, अपने घर के लिए भोजन खरीद सके, अपने मकान का किराया दे सके, अपना मकान खरीद सके। इतना सक्षम बनाने की जरूरत है। आज की हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है वो यही है कि हम हर बच्चे को उद्यमी बनाएं, उसको प्रेरित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग चलाए। ज्यादा से ज्यादा उद्योग चलाएगा तो वो ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। अगर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो ज्यादा सक्षम होंगे। ज्यादा सक्षम होंगे तो वो अपने लिए सब साजो सामान खरीद लेंगे। उनको सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ये जो सोच है कि पैसा फ्री में बांट करके हम दुनिया के भला कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर ला सकते हैं, आप पूरे यूरोप का उदाहरण देख लीजिए। चाहे कोई भी देश है यूरोप का, आज कंगाली के कगार पर खड़े हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने पैसे मुफ्त में बांटे हैं। हम अपने देश को उस कंगाली पर नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने देश के हर बच्चे को, हर युवा को, हर व्यक्ति को सक्षम बनाना चाहते हैं। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही आत्मनिर्भर युवा। सर मेरा एक डाउट है कि अगर जितनी भी आपकी बातें हुई हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रो पार्टी के लिए, प्रो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बातें हैं। और अगर आप एक प्रोफेसर हो तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि 2014 से पहले युवा जो था उसके लिए कुछ हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, या नेहरूवियन गवर्नमेंट हो, इंदिरा गवर्नमेंट हो या नरसिम्हन गवर्नमेंट हो। आपने जैसे कहा 1990 में जब LPG रिफॉर्म्स हुआ तो युवा के लिए कुछ नहीं हुआ, फॉरेन कंट्रीज आई LPG रिफॉर्म्स में, उनके लिए सब कुछ था। और 2014 के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो गई युवा के लिए। जैसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना कि एक देश में उतना अच्छा होता है अगर वो होता है, बट अगर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड स्किलफुल ना हो तो फिर वो इतना देश के लिए खराब होता है। हम आज के टाइम पे हमारे देश में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो स्किलफुल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कितना फायदा होगा सर? क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ आपने आज गवर्नमेंट की बात कही, तो मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आप प्रो गवर्नमेंट हो या प्रोफेसर हो। आई एम सॉरी फॉर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। अगर आप रिसर्च करें तो मैं स्वदेशी जागरण मंच का प्रतिनिधि हूं। स्वदेशी जागरण मंच हर सरकार के अंतर्गत, मेरे परिचय में भी बताया गया, जो भी आर्थिक नीतियां बनी, वो आर्थिक नीतियां यदि वो देश के लोगों के हित में नहीं थी,
देश के पर्यावरण के हित में नहीं थी, देश के स्वास्थ्य के हित में नहीं थी, तो स्वदेशी जागरण मंच ने उसका पुरजोर विरोध किया। यूपीए के शासन में भी किया। चूंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, इसलिए यूपीए के शासन में जब हम करते हैं तो कहते हैं कि देयर इज नथिंग बिग अबाउट इट, कि आपने क्रिटिसिज्म कर दिया तो यूपीए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठीक नहीं मानता है, तो इसलिए आपने क्रिटिसिज्म कर दिया तो अपना धर्म निभा दिया। लेकिन मित्रों, अगर आप गूगल उठा करके देख लीजिए, एनडीए सरकार ने जब सबसे पहला जो अपना फैसला लिया वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का था। स्वदेशी जागरण मंच ने उसका पुरजोर विरोध किया। आज तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भारत में नहीं आ पाए। फिर सरकार ने एक निर्णय किया कि पूर्व का जो लैंड एक्विजिशन लॉ है उसको बदलेंगे। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, हमने उसका विरोध किया। क्योंकि सहमति नहीं बन पाई थी, दूसरा ऑर्डिनेंस निकाला, उसमें भी हमने विरोध किया। तीसरा ऑर्डिनेंस निकालने के बाद सरकार को समझ में आ गया कि इस पर स्वदेशी जागरण मंच सहमत नहीं हो सकता है, उस भारत सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया, लैंड एक्विजिशन। और बताता हूं, 2019 पूरी सरकार लगी हुई थी। अगर आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, आप जानते हैं, पूरी सरकार लगी हुई थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टीशन डील करेगी। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि यह हमारे एंटरप्रेन्योर्स के हित में नहीं है, हमारी डेयरी के हित में नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर के हित में नहीं है, हमारे केमिकल सेक्टर के हित में नहीं है, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हित में नहीं है, इसलिए ये आरसीईपी नहीं होना चाहिए। मित्रों, एक साल का पूरा प्रयास रहा, हमें भी समझाने की कोशिश हुई, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच पीछे नहीं हटा। और बाद में 2019 के अक्टूबर 4 तारीख प्रधानमंत्री बैंकॉक गए, किसी को पता भी नहीं था कि वो क्या कहने वाले। इसी प्रकार से वो मंच से उठे, अपने डायस पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आरसीईपी का समझौता करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। मुझे जो महात्मा गांधी की जो सीख है वो इसके लिए प्रेरित नहीं करती है। मेरे देश के लोगों का हित इसमें नहीं होगा, इसलिए हम इससे वॉकआउट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था और उसमें स्वदेशी जागरण मंच का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मित्रों, और ये कोई कहे कि ये कोई शैडो बॉक्सिंग है, ये शैडो बॉक्सिंग नहीं हो सकती है। एक साल पूरी सरकार किसी बात पर प्रयास कर रही हो, 7 साल से उस पर बात चल रही हो और उसको एक ही बार में उसको हटा दिया जाए, तो ये काम स्वदेशी जागरण मंच करता है। स्वदेशी जागरण मंच कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हाँ, राजनीति को प्रभावित करने का हम काम जरूर करते हैं। हमने यूपीए की राजनीति को भी प्रभावित किया है और एनडीए की राजनीति। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी डीडॉलराइजेशन की बात की। अभी सितंबर शुरुआत में ब्रिक्स की समिट हुई साउथ अफ्रीका में, और वहाँ चाइना ने पुरजोर तरीके से कोशिश की ब्रिक्स करेंसी लाने के लिए, जिसमें 40% चाइना, 25% भारत, 15% ये ब्राज़ील और रशिया के लिए, और 5% साउथ अफ्रीका। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका पुरजोर विरोध वहाँ किया और ये वहाँ रुक गया। तो जो आपने कहा कि 20 देशों में रुपए में हम ट्रेड कर रहे हैं, और जितना मुझे ज्ञात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 30 कंट्रीज को ये स्वीकार करना होगा कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे। तो क्या ये 2-2.5 साल में संभव है कि रुपए को भी एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में विकसित कर दिया जाए, जैसे डॉलर की
जो वैल्यू है। क्या अब अमेरिका में अब रोकना नहीं चाहेगा कि 20 तो हो गए, अब 20 के बाद 30 बढ़ने नहीं देंगे? मुझे भी शुरू में लगा कि भाई ठीक है कि क्योंकि हमारी बातचीत हो गई, कुछ बातें आपके मन में ना रह जाएं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे युवा साथियों ने बहुत प्रश्न पूछे हैं। तो डिडॉलराइजेशन का प्रश्न जो है, डिडॉलराइजेशन का जो प्रश्न है, देखिए एक समय था कि दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का स्थान डॉलर ने ले लिया और दुनिया की कुल जो रिजर्व करेंसी है उसका 70% डॉलर के पास होता है 1999 तक। बीच में यूरो आ गया और डॉलर का जो स्थान था वो 59% रह गया, 70% से 59%। लेकिन अमेरिका अब खुद ही गलतियां कर रहा है। हमने कहा था कि आप सैंक्शंस लगाओ, उन्होंने खुद ही सैंक्शंस लगा दिए। अब जब सैंक्शंस लगा दोगे, रोकोगे लोगों को कि भी आपके पैसे हमने रख लिए, अब नहीं देंगे। रूस का जो पैसा था उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, हमारे पास जमा है, हम नहीं देंगे। आपको मालूम है ये बात, उन्होंने मना कर दिया। अब कौन रखना चाहेगा अमेरिका के पास अपना पैसा? गलती तो वो खुद कर रहे हैं। अब कोई नहीं रखना चाहता। भारत भी सोच रहा है कि अपना पैसा विड्रॉ करके कहीं कहीं और खड़ा रख दिया जाए। तो ये जो अभी डीडॉलराइजेशन का प्रक्रिया चली है, ये अमेरिका की गलतियों और भारत के उद्भाव के कारण हुआ है। और भारत उठ रहा है, खड़ा हो रहा है। दुनिया में कोई देश इतनी हिम्मत नहीं कर सका था कि रूस से तेल खरीद सके। हमने तेल खरीद करके दिखाया, उसको रुपयों में पेमेंट करके दिखाया। अभी पिछले साल भारत सरकार ने एक आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला कि अब इंटरनेशनल पेमेंट रुपयों में भी हो सकती है। तो हमारे युवाओं ने बड़ी प्रश्न किया कि इतने साल क्या सोच नहीं रहे थे क्या कि इंटरनेशनल पेमेंट रुपयों में हो सकती है? अगर ये संभव है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे 19 देशों के साथ हमारे इस प्रकार के संबंध हो गए, 20 हो गए बीच में। तो 20 देशों के साथ जो हमारा संबंध हुआ, उन्होंने अपने अपने देश में वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले। उन वॉस्ट्रो अकाउंट्स में अब रुपयों में पेमेंट करना संभव है, क्योंकि हर देश का अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट जो होता है, उनकी अपने करेंसी में होता है। वॉस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से अब हम रुपयों में उनको पेमेंट कर सकते हैं। अभी रूस की एक समाचार एजेंसी है स्पुतनिक, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक भारत के अर्थशास्त्री के विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने एक आयोजित की। तो वहाँ के एक पत्रकार ने मेरे से प्रश्न पूछा कि रूस इतना सारा तेल हमें निर्यात करता है और रूस के पास इतना एक्सेसिव रुपया है, हमारे रुपए इतने ज्यादा हो गए, तो वो क्या करे उसका? तो हमने क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? भारत के पास इतना सामान देने को है। आप सोलर खरीद लीजिए, आप हमारे यहाँ से कोई और सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद लीजिए, हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हमारे यहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप पैसा रुपयों में दे दीजिए। आप हमारे स्टॉक मार्केट में लगाइए, सारे यूरोपियन आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप भी लगाइए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप यहाँ पर आके पैसा लगाइए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रूस की सरकार लगातार इस प्रयासों में लगी हुई है तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ताकि हमें अमेरिका के निवेश की, यूरोप के निवेश की जरूरत ही ना पड़े। अपने मित्र देशों से हम निवेश प्राप्त करें, अपने मित्र देशों को हम अपना साजो सामान बेचें। बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में हमारा जो विदेशी भुगतान जो है कम से कम 40% रुपयों में होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. So with this we come to the end of this session. We extend our sincere thanks to our speaker, Mr. Ashwini Mahajan, and our respectable session chairperson, Dr. Meenu Rani, for giving us their valuable time. Once again, I extend my thanks to everyone in the audience. Your cooperation throughout the event has been remarkable. With this, I mark the end of the event. Thank you for being the part of this session, Vimersh 2023.